हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक। इसके पहले हमने यूटिलिटी क्या होता है वो देखा था, फिर उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा है ना, उसके फीचर्स के बारे में देखा, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में देखा। कल हमने लॉ के बारे में देखा, लॉ ऑफ डीएमयू का स्टेटमेंट देखा, फिर हमने उसका शेड्यूल, कर्व, उसका एक्सप्लेनेशन समझा, फिर अजम्पशंस देखे, एक्सेप्शंस देखे। अब ये लॉ पूरा हो गया, लेकिन लॉ बनने के बाद, कोई भी चीज़ होने के बाद क्रिटिक्स काम करते हैं। अभी क्रिटिक्स क्या होता है? अभी कोई पिक्चर बनता है तो उसके ऊपर कोई अच्छा बोलता है, कोई कुछ बुरा बोलता है, बराबर है। उसकी खामियां को निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो जो उसके अंदर क्या गलतियां हो गई उसको निकालने की जो हम कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं क्रिटिक्स, बराबर है। तो वो क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ के अंदर क्या क्रिटिसिजम्स है, आज हम लोग वो देखेंगे। और इसके बाद यार एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर लॉ हमको किस तरीके से यूज़फुल है, हमारे लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके बारे में देखेंगे, बराबर है। हमारे रियल लाइफ में किस तरीके से लॉ हमको यूज़फुल होता है। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बन रहा है तो यही वीडियो मैं दोनों को कवर कर लूँगा, और थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है तो फिर मैं इम्पोर्टेंस के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और क्रिटिसिज्म वाला ये अलग से। ओके, आई होप कि दोनों को एक ही में कवर कर लूँ तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो दिस इज द क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू। ओके, ज़्यादा कुछ लंबा खींचेंगे नहीं, हम स्टार्ट करेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज क्रिटिसाइज ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। लेकिन एक बार हम लोग याद कर लेते हैं कि हमारा लॉ था क्या, है ना। हर एक सक्सेशन यूनिट के बाद जब हम आगे मोर एंड मोर कमोडिटी कंज्यूम करेंगे तो उसका यूटिलिटी क्या होता जाएगा, कम, डिमिनिश होता जाएगा, बराबर है। एक बार उसका लॉ का स्टेटमेंट देख लें। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बराबर ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, फिर क्या था, याद करो, तुमको तो पता ही है ना। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ इधर है ना, विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग diminishes with every increase in the stock that he already has। फिर से, according to Professor Alfred Marshall, other things remaining constant, the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। मतलब हर एक जो क्वांटिटी वो इंक्रीज जैसे कंज्यूम करने बढ़ाएगा उसका उसके अंदर से यूटिलिटी उसको कम 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 मिलते जाएगा। और इसका अजम्पशन एक्सेप्शन हमने देख लिया था, है ना। तो क्या क्या चीज़ें गलतियां है इसके अंदर जो लोगों ने क्रिटिसाइज की है वो हम देखेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ, थोड़ा सा बड़ा होगी, थोड़ा सा। ओके, तो पहला तो क्या बोला है, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। बहुत सारे अजम्पशंस है जो रियल में पॉसिबल नहीं है। वो कौन से है वो हम इसके अंदर देखेंगे। ओके, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बेस्ड ऑन वेरियस अजम्पशन, है ना, बहुत सारे अजम्पशन पे बेस्ड है, लाइक होमोजिनिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, rationality, etc. But in reality it is difficult to fulfill all these condition at a point of time। एक ही टाइम पे ये सारी चीज़ों को फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो इसके अजम्पशंस है वो अनरियलिस्टिक है। क्या है, अनरियलिस्टिक। ओके, होमोजिनिटी मतलब क्या था, सब कुछ सेम होना चाहिए, साइज, टेस्ट, प्रेफरेंस सब कुछ सेम होना चाहिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कंटिन्यूटी, कंजम्पशन एकदम कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए, कोई कोई जगह पर पॉसिबल है, कोई कोई जगह पर पॉसिबल नहीं है। कॉन्स्टेंसी और रैशनैलिटी ये हर एक जगह पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये सारे कुछ अजम्पशंस है जो अनरियलिस्टिक है। फिर सेकेंड पॉइंट, कार्डिनल मेजरमेंट। मैंने तुमको बताया था यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको समझाने के लिए लॉ ने उसको कार्डिनली मेजर किया हुआ है, इसलिए इसको बोला ये भी एक क्रिटिसिज्म है। द लॉ अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड कार्डिनली।
सो इट कैन बी एडेड, कंपेयर्ड और प्रेजेंटेड थ्रू अ शेड्यूल, है ना। तो हमको शेड्यूल दिखाओ समझ में आए। लेकिन इन रियलिटी कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसीलिए कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज इन रियलिटी इज नॉट पॉसिबल। खाली हमको लॉ के अंदर समझने के लिए उसको मेजर करना पड़ता है, इसलिए वो भी एक अजम्पशन था। नेक्स्ट इज इनडिविजिबल गुड्स के लिए अप्लाई नहीं हो पाता है ना। जैसे लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इनडिविजिबल एंड बल्की गुड्स लाइक रेफ्रिजरेटर। अभी रेफ्रिजरेटर आता है 10,000 का, मेरे जेब में है 5,000, तो मैं बोलूँगा कि उसको आधा रेफ्रिजरेटर दे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिवाइड द रेफ्रिजरेटर इनटू 2 पार्ट। कार है 5 लाख की, मेरे पास 2 लाख है, मैं थोड़ी ना उसको बोलूँगा काट के दें। एवरी चीज, हर एक चीज़ को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये सब जगह पर उसको अंदर ये लॉ अप्लाई होता नहीं है। ओके, एक टाइम पे क्या है, एक ही इंसान एक ही रेफ्रिजरेटर खरीदेगा, एक टाइम पे एक ही कार खरीदेगा, एक टाइम पे एक ही टीवी खरीदेगा, 10 टीवी तो नहीं खरीदेगा। तो इसके अंदर कंपैरिजन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। विच आर नॉर्मली परचेज इन अ सिंगल यूनिट एट अ टाइम, उसको ज़्यादा टाइम क्वांटिटी में जल्दी कोई खरीदता नहीं है ना। तो इसके अंदर हमको मेजर कर पाना, मतलब ये रियलिटी पॉसिबल नहीं है, इसलिए भी एक क्रिटिक था उसके अंदर। चौथा पॉइंट है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, है ना। मनी का यूटिलिटी कांस्टेंट ये लोग ने बोला है नहीं हो सकता। द लॉ अज्यूम्स दैट MU of each unit of money remains constant. However, critics argue that MU of money differ from person to person. यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन, अभी गरीब इंसान है तो उसके पास उसको कम पैसे की यूटिलिटी है ना। उसकी चाहत है 1,000 रुपया, 2,000, 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अमीर के लिए 1,00,000, 2 लाख रुपया कुछ भी नहीं है, उनके लिए करोड़ों में खेलना है। करोड़ों में जो खेलता है उसको लाख की कोई यूटिलिटी नहीं है। तो वो हर एक पर्सन टू पर्सन वो डिफ़र करता है, इसीलिए इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय चेंजेस इन प्राइस, स्टॉक ऑफ मनी एक्सेट्रा। ये सब जगह पर ये मनी का यूटिलिटी चेंज होते रहता है ना। तो इसका मनी का यूटिलिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये भी एक इसके अंदर क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट अ सिंगल वांट वाला बताया, द लॉ इज रेस्ट्रिक्टेड टू सेटिस्फेक्शन सिंगल वांट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम पे एक वांट सेटिस्फाई करे। अभी इलेक्ट्रिसिटी एक टाइम पे खाली क्या मैं ट्यूबलाइट ही चालू करूँ, नहीं ना। मल्टीपल वांट्स तो मुझे मल्टीपल यूज में लाना ही है, तो क्या बोला है, हाउएवर इन रियलिटी अ मैन हैज टू सेटिस्फाई मैनी वांट्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक ही टाइम पे उसको बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करना होता है, तो ये सिंगल वांट इन रियलिटी पॉसिबल नहीं है। तो दिस आर द 5 क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ ऑफ DMU। सबसे पहले हमने देखा अनरियलिस्टिक अजम्पशंस है। ओके, दूसरा पॉइंट है हमारा कार्डिनली मेजर नहीं किया जा सकता, कार्डिनल मेजरमेंट। थर्ड इज इंडिविजिबल गुड। फोर्थ इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड फिफ्थ इज सिंगल वांट। फिर से अनरियलिस्टिक अजम्पशन, कार्डिनल मेजरमेंट, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इंडिविजिबल गुड्स और दूसरा क्या था, सिंगल वांट। ओके, तो ये 5 पॉइंट है क्रिटिसिजम्स के। ओके, एक मिनट। ओके, देखो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, मैं इसी के अंदर इम्पोर्टेंस को भी यूज़ कर लूँगा। ओके, सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ। ये लॉ पढ़ना हमको ज़रूरी क्यों है, हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर पाएंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ, इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ वेरी पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट लॉ इन इकोनॉमिक्स। इतने सारे क्रिटिसिज्म होने के कारण भी लॉ पढ़ना हमको ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत जगह पर हम उसको यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज इट्स ए यूनिवर्सल एप्लीकेशन, हर जगह पर यूज़ होता है। ओके, तो सबसे पहले ये लोग अलग अलग लोगों को किस तरीके से यूज़फुल है उसके बारे में बात करेंगे। यूज़फुल टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को किस तरीके से यूज़फुल है। दिस लॉज क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर, वो कंज्यूमर के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करता है, क्या, टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द लिमिटेड सोर्सेस, है ना। ज़्यादा से हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हमको खुश रहना है। ओके, है ना। तो टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी, हमारे पास जो कुछ भी है उसका प्रॉपर से प्रॉपर यूज़ करो और उसके अंदर से ज़्यादा यूटिलिटी कंज्यूम करने की कोशिश करो फॉर अ लिमिटेड, एक मिनट है बेटा, रिसोर्सेज।
इट इज़ नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द कंजम्पशन, कंजम्पशन को डाइवर्सिफाई करना है, मतलब उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करना है, बराबर है। ओके, नेक्स्ट इज़ यूज़फुल, ये कंज्यूमर के लिए, उसको उसके पास रिसोर्सेज है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, उसके लिए उसको लॉ ऑफ DMU समझना है। ओके, नेक्स्ट इज़ यूज़फुल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को किस तरीके से यूज़फुल है। द लॉ इज़ यूज़फुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज़, बहुत सारी उनको पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी, टैक्स पॉलिसी बोलो, ट्रेड पॉलिसी बोलो, प्राइसिंग पॉलिसी बोलो, एक्सेट्रा। अभी जैसे इस अभी कोरोना चल रहा है तो गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट बोलेगी ज़रूरत बढ़ेगी तो फिर उसके कारण जो राशन सिस्टम के रेशनिंग के अंदर जो PDS सिस्टम है अपना, उसके अंदर क्या किया उन्होंने, जो 2 किलो या 3 किलो, मेरे को नहीं पता कितना होता है, लेकिन जितना भी था उससे ज़्यादा देने की मांग की, गरीब लोगों के अकाउंट के अंदर उन्होंने पैसा डाला, है ना। जिसका जन धन खाता था उसके अंदर उनको हर एक अकाउंट में मेरे ख्याल से 500 रुपया गवर्नमेंट की ओर से गया है। जिसको जिसको अभी फ्री में सब्सिडी से अपना ये गैस का कनेक्शन मिला था, उनको भी 3 महीने तक गैस का बॉटल फ्री है, मतलब अभी उनको पैसा देना है, लेकिन उनको फिर कैशबैक के फॉर्म में वापस उनके अकाउंट के अंदर उतना पैसा जमा हो जाएगा। ये सारी कुछ स्कीम्स है जो गवर्नमेंट बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है ना। ये सारी पॉलिसी प्राइसिंग जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसके लिए उसको लॉ ऑफ DMU समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज बेसिक्स ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या है पहले वो समझेंगे, है ना। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनली हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़, मतलब वैल्यूज़ को किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, हम लोग पीछे जाके देखेंगे कि पैराडॉक्स वैल्यू क्या है। इट इंक्लूड्स द गुड्स एट हैव मोर वैल्यू इन यूज़ एंड ज़ीरो और लेस वैल्यू इन एक्सचेंज, सच एज एयर, वाटर, सनशाइन एक्सेट्रा, एज वेल एज गुड्स। एक मिनट ना बेटा, पहले मैं इसको रख लूँ। हाँ, ओके ओके ना, ठीक है। तो क्या देखो, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है वैल्यू इन यूज़, एक होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। एक मतलब हमको कितना कितना वो यूज़फुल है, और एक वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब हम इसके लिए कितना पैसा दे सकते हैं, बराबर है। ये 2 टाइप का होता है, बराबर है। तो एक होता है एयर, वाटर, सनशाइन, हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, लेकिन इसका वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा है। एक्सचेंज तो हमको इसको करना ही नहीं, मतलब ये सब तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर में मिला है। और लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज में देखा जाए तो वहाँ पर एक गोल्ड, डायमंड या फिर बहुत सारी चीज़ें जो हम पैसे से खरीदते हैं, जो अपने डेली नेसेसरी, वो सब चीज़ें क्या आ जाएगा वैल्यू इन एक्सचेंज। तो ये पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, मतलब किसका वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज किस तरीके से काम करता है वो देखना है। कि पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू के बारे में हम लोग पीछे जाके देखेंगे। 1 मिनट इधर वीडियो में स्टॉप। तो ये देखो मैं तुम्हारे लेके आया कि व्हाट इज़ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। इट इज़ एन ऑब्जर्वेशन दैट ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के लास्ट में इसको दिया हुआ है। 1 मिनट, बहुत तकलीफ दे रहा है। ओके 2 मिनट, हाँ हो जाएगा। इट इज़ एन ऑब्जर्वेशन दैट आर्टिकल ऑफ द गुड्स क्रिटिकल टू लाइफ, सच एज अपने लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे वाटर है, सनलाइट है, एयर है, ये सब बहुत ज़रूरी है। सच एज वाटर बहुत सस्ता है, वेर अदर्स विच हैव नो बेयरिंग और ह्यूमन एग्जिस्टेंस, हमारे पास नहीं भी होगा तो चलेगा। सच एज डायमंड वेरी एक्सपेंसिव। तो ये पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू बताया, मतलब हमको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है उस पर हमको फोकस ज़्यादा करना है, कौन सी चीज़ पे ज़रूरत नहीं है उस पर हमको फोकस कम करना है, बराबर है। तो जो ज़रूरत नहीं है वो एक्सपेंसिव है। एक्चुअली क्या होना चाहिए, जो ज़रूरत है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, पैराडॉक्स मतलब अपोजिट आइडियाज़ होता है। ओके, तो इस चीज़ के ज़्यादा ये है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। फिर से हम लोग अपने पे चले जाते हैं वापस से। तो वापस से मुझे थोड़ा वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि मैं स्क्रॉल करूँगा। ओके, हम हमारे पेज पे आ चुके हैं बच्चों वापस। यूज़फुलनेस टू कंज्यूमर हमने देखा, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू देखा, यूज़फुलनेस टू गवर्नमेंट देखा। ओके, नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखो आगे हम एक और लॉ पढ़ने वाले, लॉ ऑफ डिमांड। अगर उसको समझना है तो उसके बेस पे आता है यूटिलिटी। अगर उस फीचर्स में भी हमने इस बात को देखा था कि अगर हमको ज़रूरत है तो हम वो चीज़ की डिमांड करेंगे, नहीं तो हम वो चीज़ की डिमांड नहीं करेंगे। तो वही बोला है, तो यूटिलिटी इज़ द बेस ऑफ द डिमांड, इट इज़ द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। According to the law of demand, the quantity demanded of a good rises with the falling price. जैसे प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ता है,
है ना, क्लियर हुआ। प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, है ना, प्राइस ज़्यादा रहेगा तो डिमांड कम रहेगा। ओके, ये लॉ ऑफ डिमांड आगे आके हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो वही बोला है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड द क्वांटिटी डिमांड गुड्स राइजेस विद द फॉल इन प्राइस एंड फॉल्स विद द इंक्रीज इन द प्राइस। व्हेन द कंज्यूमर परचेजेस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इट्स मार्जिनल यूटिलिटी स्टेडीली डिक्लाइन। ज़्यादा से ज़्यादा वो परचेज करते हैं तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाता है, फिर वो बाय करना कम कर देता है ना। हेंस ही वुड बाय एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी ओनली एट अ लोअर प्राइस। एक्स्ट्रा चीज़ लेगा कभी या सस्ते में देगा तो, नहीं तो एक्स्ट्रा चीज़ वो लेने वाला नहीं है, उसकी बात है। ओके, दिस इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। ओके, तो ये था इम्पोर्टेंस, और इसके पहले देखा हमने क्रिटिसिज्म। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और बच्चों, मैं तुमको बोलना चाहूँगा कि अगर तुमने लॉ ऑफ डिमांड का पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, नहीं बाय हार्ट हुआ है, तो आज के दिन में पूरा लॉ कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो क्या है लॉ ऑफ डीएमयू में, पहले हमको उसका इंट्रोडक्शन, उसका स्टेटमेंट, उसका शेड्यूल, उसका कर्व, ये दोनों का एक्सप्लेनेशन, फिर अजम्पशंस, एक्सेप्शंस, क्रिटिसिज्म और इम्पोर्टेंस, ये हमको प्रॉपर सब हो आ जाना चाहिए। तो ये हमारा लॉ ऑफ डीएमयू यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप कि तुम लोग इसको अच्छी तरीके से करोगे। तुमको अगर कोई भी टॉपिक में किधर पे भी डाउट्स आ जाता है तो तुम मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर में पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8108321149, 8108321149। ओके बच्चों, तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस लॉ के अगेंस्ट या मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसके अंदर, तो तुम मुझे वहाँ पर व्हाट्सएप के अंदर क्वेश्चन कर सकते हो। आज तुमको ये टॉपिक या फिर इतना इधर तक पढ़कर पूरा कंप्लीट करना है, तब जाके हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर एक थोड़ा सा एक ही कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। वो अगर तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, वो कल देख लेंगे तो कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। ओके बच्चों, तो ये था तुम्हारा सेकेंड चैप्टर। कल मोस्ट प्रोबेबली ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो कराया था वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो कल, आज भी थोड़ा जो बाकी है वो कर लो, कल भी थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट करने के बाद तुमको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। मतलब आज थर्सडे, कल फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मतलब ये वीक के अंदर तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में खाली मैंने माइक्रो वाला पार्ट अभी तक कराया है, मैक्रो नहीं कराया है क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। हो सकेगा तो मैं सैटरडे को मैक्रो वाला पार्ट ले सकता हूँ, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली जितना कराया है उतना ही रहने दूँगा। और तुमको इसको एकदम परफेक्ट करके छोड़ना है कि आगे जाके तुमको इसके ऊपर कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, तुमको इसका आंसर आना चाहिए। ओके बच्चों, तो कीप आंसर बना लो, नोट्स बना लो, आंसर बाय हार्ट कर लो। कीप लर्निंग, एन्जॉय इकोनॉमिक्स। बाय बाय, टाटा।